हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से अष्टमः पाठः पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है ग्राम्य जीवनम। ग्राम्य का अर्थ होता है गांव और जीवनम का अर्थ होता है जीवन। तो ग्राम्य जीवनम का हिंदी अर्थ होगा गांव का जीवन। बच्चों, इस पाठ में गांव में लोगों का जीवन किस तरह से व्यतीत होता है, गांव का वातावरण किस तरह से होता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ग्राम्य जीवनम अर्थात गांव का जीवन, सुव्यवस्थितम यानी कि सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित यानी कि बच्चों अच्छी तरह से व्यवस्थित। भवति, भवति का हिंदी अर्थ होगा होता है। बच्चों, यह जो भवति शब्द है वह भू धातु का लट्लाकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका हिंदी अर्थ होता है, होगा। तो इस लाइन का अर्थ होगा गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थः भवन्ति। ग्रामे यानी कि गांव में, प्रायेण, प्रायेण यानी कि प्रायः, प्रायः का अर्थ होता है लगभग। सर्वे, सर्वे यानी कि सभी। स्वस्थः यानी कि स्वस्थ अर्थात तंदुरुस्त। भवन्ति, भवन्ति यानी कि होते हैं। अब ये जो भवन्ति शब्द है वह भू धातु का ही लट्लाकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इस लाइन का अर्थ होगा गांव में लगभग सभी लोग स्वस्थ होते हैं। यानी कि बच्चों, गांव में प्रायः लगभग सभी लोगों की सेहत अच्छी होती है और वो तंदुरुस्त होते हैं। आगे देखिए, वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनेषु नगरेषु च, वनेषु यानी कि वनों में, वन यानी कि जंगल, तो वनेषु का अर्थ होगा जंगलों में। नगरेशु, नगरेशु यानी कि नगरों में, नगर यानी कि शहर, तो नगरेशु का अर्थ होगा शहरों में। च, च का अर्थ होता है और यह जो शब्द है च वह एक अव्यय है। तथा, तथा का अर्थ होता है उस प्रकार का। जीवनम यानी कि जीवन। न का अर्थ होता है नहीं। भवति यानी कि होता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा वनों और शहरों में उस प्रकार का जीवन नहीं होता। मतलब कि गांव के जैसा जीवन ना तो जंगल में होता है और ना ही शहर में होता है। वस्तुतः ग्रामः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। वस्तुतः ग्रामः, ग्रामः यानी कि गांव, वन नगरयोः यानी कि वन और नगर के मध्य, मध्य यानी कि मध्य अर्थात बीच में, संति, संति यानी कि होता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वस्तुतः गांव वन और नगर के बीच में होते हैं। मतलब कि बच्चों, गांव की स्थिति को वन और नगर के बीच में रखा गया है। देखिए क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए शहरों में क्या होता है, शहरों में बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। और वहीं जंगलों में क्या होता है, खुंखार जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं और बहुत ही सुनसान वातावरण होता है जंगल में। लेकिन गांव में ना तो सुनसान वातावरण होता है और ना ही बहुत अधिक शोर शराबा होता है ना। मतलब कुल मिला के बीच की स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वस्तुतः गांव वन और नगर के मध्य होते हैं। ग्रामीणाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। ग्रामीणाः यानी कि ग्रामीण अर्थात गांव के लोग, प्रायेण यानी कि प्रायः, कृषिवलाः, कृषिवलाः यानी कि किसान, भवन्ति यानी कि होते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं। अब बच्चों, क्या होता है कि गांव के अत्यधिक लोग खेती किसानी का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भूमि से लगाव भी होता है और वे इसी व्यवसाय पर निर्भर होते हैं। इसलिए गांव के अधिकतर लोग किसान होते हैं। आगे देखिए लिखा है, ते चा प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। ते यानी कि वे, चा यानी कि और, प्रातः कालात् यानी कि प्रातः काल से, प्रातः काल यानी कि सुबह के समय से, सायं, सायं यानी कि शाम, यावत, यावत यानी कि तक, क्षेत्रेषु, क्षेत्र, क्षेत्र यानी होता है बच्चों खेत, तो क्षेत्रेषु का अर्थ होगा खेतों में। कर्म, कर्म यानी कि काम, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। बच्चों, यह जो कुर्वन्ति शब्द है वह क्री धातु, क्री यानी होता है करना, तो क्री धातु का लट्लाकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा और वे सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं। कौन लोग? किसान। अभी देखिए, हमने पिछली लाइन में पढ़ा था कि गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं
और वे सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं। आगे देखिए, क्षेत्राणि परितः वारिणा पुण्यः कुल्यः भवन्ति। क्षेत्राणि परितः यानी कि खेतों के चारों ओर, परितः यानी कि चारों ओर, वारिणा, वारी यानी कि जल, तो वारिणा का अर्थ होगा जल से, पुण्यः, पुण्यः यानी कि भरी हुई, कुल्यः, कुल्यः यानी कि नालियां, भवंती होती हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि खेत के चारों ओर जल से भरी हुई नालियां होती हैं। अब किसान क्या करते हैं कि अपने खेत के चारों ओर नालियां बना देते हैं। आगे देखिए, कृषकः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषकः किसान, क्षेत्राणि यानी कि खेतों की, हलेन हल से, कर्षन्ति यानी कि जोतते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि किसान खेतों को हल से जोतते हैं, यानी कि भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। आगे देखिए, कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति तत्र बीजानि वपन्ति च। कुल्या जलेन यानी कि नालियों के जल से, अब वो जो नाली बना देते हैं चारों ओर, उसके जल से, तानी, तानी यानी कि उसे यानी कि खेतों को, सिंचन्ति यानी कि सिंचाई करते हैं, मतलब खेत को पानी पिलाते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च, तत्र यानी कि वहाँ, बीजानी, बीजानी यानी कि बीज, वपन्ति, वपन्ति यानी कि बोते हैं, चा यानी कि और। तो इस लाइन का अर्थ होगा और वहाँ बीज बोते हैं। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि नाली के जल से खेतों को सींचते हैं, यानी खेत की सिंचाई करते हैं, और फिर वहाँ पे बीज बो देते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा है, ग्रामान परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। ग्रामान परितः यानी कि गांव के चारों ओर, शस्य श्यामला यानी कि फसलों से हरित, धरित्री, धरित्री यानी कि धरती यानी कि भूमि, राजते, राजते यानी कि सुशोभित होती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी भूमि सुशोभित होती है। यानी कि बच्चों, अब गांव के चारों ओर क्या होते हैं? खेत होते हैं। खेतों में होती है फसल जिनका रंग होता है हरा। तो इन हरी भरी फसलों से भूमि सुसज्जित हो जाती है। आगे देखिए, परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। परिश्रमशीलाः यानी कि परिश्रमशील, मेहनती, ग्रामीणाः गांववासी, मतलब मेहनती ग्रामीण, धान्यादिकम, धान्य आदि का, उत्पादयन्ति यानी कि उत्पादन करते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि मेहनती गांव वाले धान्य आदि का उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः सज्जातः। पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। वैज्ञानिकोपकरणाम यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों से, साहाय्येन यानी कि सहायता से, इदानीम, इदानीम यानी कि यह, कृषि व्यवसायः कृषि व्यवसाय, लाभप्रदः, लाभप्रदः यानी कि लाभ देने वाला, संजातः, संजातः यानी कि हो गया है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि आजकल वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि का व्यवसाय लाभदायक हो गया है। अब देखिए बच्चों, आजकल क्या है, नए नए प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं कृषि व्यवसाय के लिए। तो ये जो कृषि व्यवसाय के लिए जो वैज्ञानिक उपकरण आए हैं, उनसे कृषि का जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया है और बहुत ही लाभदायक हो गया है। तो अब हम देखते हैं अगली लाइन। देखिए अगली लाइन है, ग्राम पथी का नाम गोपाला नाम च संगीतेन हृदय प्रसन्न भवति। ग्राम यानी कि गांव, पथी का नाम, देखिए पथ यानी होता है रास्ता, यानी कि राह, और पथिक का अर्थ होता है रास्ते में चलने वाला, यानी कि राहगीर, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं पथी का नाम। गोपाला नाम यानी कि ग्वालों के, ग्वालों के, गोपाल यानी होता है ग्वाले। अब ग्वाले क्या होते हैं भैया? तो जो गाय को चराते हैं उसे हम कहते हैं ग्वाला। च यानी कि और, संगीतेन यानी कि संगीत से, हृदय, हृदय है यानी कि हृदय यानी कि दिल, प्रसन्न यानी कि प्रसन्न अर्थात खुश, भवती यानी कि हो जाता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि गांव के राहगीर एवं ग्वालों के गीतों से हृदय प्रसन्न हो जाता है। अब देखिए गांव में लोग क्या करते हैं, जो राहगीर होते हैं वो रास्ते में चलते चलते गाना गाते हैं, गीत गाने लग जाते हैं। और जो ग्वाले होते हैं यानी कि गायों को चराने वाले लोग, वे गायों को चराते हैं तो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। तो उनके जो गीत होते हैं उनसे मन प्रसन्न हो जाता है। अगली लाइन देखिए, वृक्षाः निस्वार्थमेव फलम छायम च प्रयच्छन्ति। वृक्षा यानी कि वृक्ष यानी कि पेड़, निस्वार्थमेव
यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, है ना, बिना किसी स्वार्थ के। फलम छायाम च प्रयच्छन्ति, फलम छायाम च यानी कि फल और छाया, प्रयच्छन्ति यानी कि प्रदान करते हैं। वृक्ष होते हैं वे क्या करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। ग्रामे शुक हंस मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति, ग्रामे यानी कि गांव में, शुक, शुक यानी कि तोता, हंस, हंस पक्षी तो आपने देखा ही होगा, सफेद कलर का होता है जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मयूर, मयूर मोर को बोलते हैं मयूर। कोकिलादयः, कोकिल धन आदयः, कोकिल यानी कि कोयल, कोयल आपने देखा ही होगा। आदयः यानी कि आदि, पक्षिणः यानी कि पक्षियां, कुजंती, कुजंती यानी कि कलरव करना, कलरव करना यानी कि आवाज निकालना, जो पक्षियों की आवाज होती है ना उसको बोलते हैं कूजना। तो इस लाइन का अर्थ होगा गांव में तोते, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षियां कूकते हैं। हरिण गौ महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति, हरिण यानी कि हिरण, गौ, गौ यानी कि गाय, महिष, महिष यानी कि भैंस, मेषादयः, मेष यानी कि बकरे, आदयः आदि, पशवः पशु, च यानी कि और, चरंती, चरंती यानी कि चरते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि हिरण, गाय, भैंस और बकरे आदि पशु चरते हैं, मतलब ये सब क्या करते हैं, चरने का काम करते हैं। आगे देखिए लिखा है ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम भवति, ग्रामेषु अर्थात गांवों में, मनोरंजनम, मनोरंजन के, मनोरंजन क्या होता है, मनोरंजन का अर्थ होता है दिल बहलाने वाली चीजें। अल्पव्यय साध्यम, अल्पव्यय यानी कि सस्ते, साध्यम यानी कि साधन, भवति होते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा गांवों में मनोरंजन के सस्ते साधन होते हैं, मतलब कि गांव में जो मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं वे बेहद सस्ते होते हैं। धूलि दूषिताः बालकाः क्रीडाः कुर्वन्ति, धूलि दूषिताः यानी कि धूल से सने हुए, बालकाः यानी कि बालक, क्रीडाः, क्रीडा यानी कि खेल, कुर्वन्ति करते हैं, यानी कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं, गांव के बालक जो होते हैं वे धूल से सने हुए होते हैं और खेल खेलते हैं, मतलब इतना खेल खेलते हैं कि धूल से वे सन जाते हैं। जीवन रक्षार्थम अत्यंतोपयोगिनी वायुजलादिनी ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु, जीवन रक्षार्थम अर्थात जीवन की रक्षा हेतु, जीवन की रक्षा के लिए, अत्यंतोपयोगिनी, अत्यंत धन उपयोगिनी यानी कि अत्यंत उपयोगी, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वायु जलादिनी यानी कि वायु जल आदि, ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते यानी कि गांव में जितना पर्याप्त मात्रा में है, तथा ना नगरेषु उतना नगरों में नहीं है। यानी कि बच्चों जीवन की रक्षा के लिए जो अत्यंत उपयोगी यानी कि वायु है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं ना, किससे लेते हैं, वायु से, और जल जो हम पीते हैं, तो ये अत्यंत उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, वायु और जल जो हमारे जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, वो गांवों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, जबकि नगरों में यानी कि शहरों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है और शुद्ध भी नहीं होती नगरों में, लेकिन गांवों में ये चीज़ें अधिक मात्रा में और साफ सुथरी होती हैं। आगे देखिए अगली लाइन है ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति, ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। ग्राम्य जीवनम, ग्राम्य जीवनम यानी कि गांव का जीवन, सदाचार संपन्नम यानी कि सदाचार से संपन्न, धार्मिकम च और धार्मिक, भवति होता है। इस लाइन का अर्थ है बच्चों गांव का जीवन सदाचार से संपन्न और धार्मिक होता है। अब बच्चों गांव के लोगों के जीवन में सदाचार होता है यानी कि उनका आचरण अच्छा होता है। सदाचार क्या है, सत धन आचार यानी कि अच्छा आचरण, उनका आचरण अच्छा होता है और वे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि गांव का जीवन सदाचार से संपन्न यानी कि गांव के लोगों में सदाचार कूट कूट के भरा होता है और धार्मिक होता है यानी कि उनमें धार्मिक प्रवृत्ति होती है, वे धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म के प्रति उनका रुझान ज़्यादा होता है, इसलिए कहा गया है कि उनका जो जीवन है वह धार्मिक होता है। आगे देखिए ग्रामवासी नाम मनांसी निर्मलानि भवन्ति, ग्रामवासी नाम अर्थात ग्रामवासियों का
मनांसी यानी कि मन, निर्मलानि भवंती, निर्मल होता है। गांव वाले लोगों का मन निर्मल होता है, यानी कि उनके मन में कपट नहीं होती है। तत्र तयम वातावरणम स्वच्छम भवति, तत्र तयम यानी कि वहां का वातावरणम, वातावरणम यानी कि वातावरण, आसपास का जो भी पर्यावरण होता है वह स्वच्छम भवति यानी कि स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विद शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यम नासीत् यथा अद्यास्ति। प्राचीन काले यानी कि प्राचीन काल में, यानी कि पुराने समय में, ग्रामेषु गांव में, तथा विद यानी कि उस प्रकार का, शिक्षालय चिकित्सालय आदि नाम, शिक्षालय यानी कि विद्यालय और चिकित्सालय यानी कि अस्पताल आदि, सौविध्यम, सौविध्यम यानी कि सुविधा, न आसित यानी कि नहीं थी, यथा, यथा यानी कि जिस तरह, अद्यास्ति यानी कि आज है। तो इस लाइन का अर्थ होगा पहले गांवों में उस प्रकार के विद्यालय और अस्पतालों की सुविधा नहीं थी जैसी आज है। अब बच्चों, गांव में पहले विद्यालय और अस्पतालों की सुगम रूप से व्यवस्था नहीं होती थी, है ना, सुविधा नहीं होती थी। लेकिन आज क्या है कि गांव में भी विद्यालय और अस्पतालों की सुविधा है। आगे देखिए, तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम इतो अपि सुकरम सुखकरम च भविष्यति। तथापि, तथापि यानी कि फिर भी, अधुना, अधुना यानी कि आज, ग्रामेषु गांवों में, सफलानि साधनानि यानी कि सफल साधन, यदि उपलब्धानि यानी कि उपलब्ध हो, भवेयु, भवेयु यानी कि हो, तरही, तरही यानी कि तो, ग्राम्य जीवनम अर्थात गांव का जीवन, इतो अपि यानी कि इससे भी, सुकरम सुखकरम च यानी कि सरल, सुकरम यानी कि सरल, और सुखकरम यानी कि सुखमय, सुख देने वाला, भविष्यति होगा। तो इस लाइन का अर्थ होगा फिर भी आज गांवों में सफल साधन यदि उपलब्ध हो तो ग्राम्य जीवनम इससे भी अधिक सरल और सुखमय होगा। बच्चों, आज भी क्या है, गांवों में सफल साधन नहीं है। जिस तरह के साधन शहरों में उपलब्ध हैं उस तरह के साधन गांव में नहीं है, जिससे जिंदगी और भी आसान हो जाए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फिर भी आज गांव में सफल साधन यदि उपलब्ध करा दिए जाएं तो गांव का जो जीवन है, अभी जो स्थिति है गांव के जीवन की, उससे भी अधिक सरल और सुखमय हो जाएगी। देखिए अब आगे अंतिम लाइन में लिखा है, तदर्थम ग्राम निवासी भी शंभुय प्रयत्न विधेयः। तदर्थम, तदर्थम यानी कि उसके लिए, ग्राम निवासी भी यानी कि ग्राम वासियों को, संभूय, संभूय यानी कि एक साथ होकर यानी कि मिलकर, प्रयत्न विधेय यानी कि प्रयत्न, विधेय यानी कि करना चाहिए। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि उसके लिए ग्रामवासियों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। यदि गांव में सफल साधन उपलब्ध कराना है तो उसके लिए गांव वासियों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने गांव के जीवन के बारे में पढ़ा कि गांव का जीवन किस तरह का होता है, वहाँ का वातावरण यानी कि वहाँ का पर्यावरण कैसा होता है, वहाँ के लोग किस तरह के होते हैं। हमने देखा कि वहाँ के राहगीर होते हैं और जो वहाँ के ग्वाले होते हैं वो गाने गुनगुनाते हुए, गीत गुनगुनाते हुए चलते हैं, है ना। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो धूल से सने हुए होते हैं। गांव में मनोरंजन के अल्प साधन होते हैं और आज भी गांव में सफल साधन, जिस तरह हमारे शहर में सफल साधन उपलब्ध है उस तरह के साधन अभी भी गांव में उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पाठ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। देखिए बच्चों, प्रश्न 1 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी कि नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। इसमें का है, ग्राम्य जीवनम कथम भवति, अर्थात ग्राम्य जीवन कैसा होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति, यानी कि गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ख है, ग्रामे प्रायेण जनः कीदृशः भवन्ति, अर्थात गांव में प्रायः लोग कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ग्रामे प्रायेण जनः स्वस्थः भवन्ति, अर्थात गांव में प्रायः लोग स्वस्थ होते हैं। ग है, क्षेत्रेषु जनः कदा कार्यं कुर्वन्ति, यानी कि खेतों में लोग कब कार्य करते हैं। तो इसके उत्तर आप लिखेंगे, क्षेत्रेषु जनः प्रातः कालात् सायं यावत् कार्यं कुर्वन्ति, यानी कि खेतों में लोग सुबह से शाम तक कार्य करते हैं।
घ है कुल्य या परिवेष्टितानि कानि सन्ति, यानी कि नालियों से क्या घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कुल्य या परिवेष्टितानि क्षेत्राणि सन्ति, यानी कि नालियों से खेत घिरा हुआ है। ण है इदानीं कृषि व्यवसायः कीदृशः अस्ति, यानी कि इस समय कृषि व्यवसाय कैसा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः अस्ति, यानी कि इस समय कृषि व्यवसाय लाभप्रद है। अब चा है हृदय केन प्रसन्न भवति, अर्थात हृदय किससे प्रसन्न होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हृदय ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम च संगीतेन प्रसन्न भवति, अर्थात हृदय गांव के राहगीर एवं ग्वालों के गीत से प्रसन्न होता है। छ है धूल धूसरितः विविधा क्रीड़ा के कुर्वन्ति, यानी कि धूल से सने हुए अनेक क्रीड़ाएं कौन करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे धूली धूसरितः विविधा क्रीड़ा बालकः कुर्वन्ति, यानी कि धूल से सने हुए क्रीड़ाएं बालक करते हैं। क्रीड़ा यानी कि खेल। ज है ग्राम्य जीवनम सुखकरम कथम भवेत, यानी कि गांव का जीवन सुखकर कैसे होता है। सुखकर यानी कि सुख देने वाला, सुखमय। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यदि ग्रामेषु सफलानि साधनानि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम सुखकरम भविष्यति, अर्थात यदि गांवों में सफल साधन उपलब्ध हो तो गांव का जीवन सुखकर होगा, यानी कि सुखमय होगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 1 समाप्त होता है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है कोष्टक में दिए गए उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लेते हैं इसको। का है पक्षिणः, इसके आगे कोष्टक में दिया गया है कूजंती या कूजती, तो इसके आगे हम लिखेंगे कूजंती। तो यहाँ खाली स्थान में आप लिखेंगे कूजंती, तो ये हो जाएगा पक्षिणः कूजंती। ख है ग्रामीणः हलानि, फिर खाली स्थान, तो यहाँ पे आप लिखेंगे करशंती, ये हो जाएगा ग्रामीणः हलानि करशंती। ग है मनांसी निर्मलानि, खाली स्थान, अब इसमें भवती या भवंती में क्या लिखना है अपने को, भवंती लिखना है, तो ये हो जाएगा मनांसी निर्मलानि भवंती। घ है सकलानि साधनानि, फिर खाली स्थान, तो यहाँ पे आपको भवेयुः लिखना है, ये हो जाएगा सकलानि साधनानि भवेयुः। उसके बाद आपका अणा है ग्राम्य जीवनम सुखकरम, खाली स्थान, तो यहाँ पे आपको लिखना है भविष्यति, यहाँ पे सही उत्तर क्या लिखेंगे आप, भविष्यति, तो ये हो जाएगा ग्राम्य जीवनम सुखकरम भविष्यति। च है ग्रामे सौविध्यम, खाली स्थान, यहाँ पे आप लिखेंगे अस्ति, यह हो जाएगा ग्रामे सौविध्यम अस्ति। छ है वातावरणम स्वच्छम, खाली स्थान, यहाँ पे आप लिखेंगे स्यात्, तो ये हो जाएगा वातावरणम सक्षम स्यात्। तो बच्चों इस प्रकार से आपका प्रश्न 2 भी समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है निम्नांकित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी कि बच्चों इसमें नीचे कुछ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें का है गांव कृषि प्रधान होता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ग्रामः कृषि प्रधानः भवति। खा है किसान खेतों में काम करता है, इसका अनुवाद हो जाएगा कृषकः क्षेत्रेषु कार्यं करोति। ग है किसान अन्न उगाता है, इसका अनुवाद हो जाएगा कृषकः अन्नम उत्पादयति। घ है गांवों में मनोरंजन भी सुलभ है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ग्रामेषु मनोरंजनानि सुलभः अस्ति। ण है भारत गांवों का देश है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा भारतः ग्रामाणाम देशः अस्ति। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 3 समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है निम्न पदों का समास विग्रह कीजिए। नीचे जो पद दिए गए हैं उनका आपको समास विग्रह करना है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला है कुल्या जलेन, तो इसका समास विग्रह होगा कुल्यायाः जलेन। दूसरा है शस्य श्यामला, इसका समास विग्रह होगा शस्येन श्यामला। तीसरा है ग्राम्य जीवनम, इसका समास विग्रह होगा ग्रामस्य जीवनम। चौथा है कृषि व्यवसाय, इसका समास विग्रह होगा कृषि व्यवसायः। पांचवा है शिक्षालयः, इसका समास विग्रह होगा शिक्षायाः आलयः। छठवा है अल्प व्यय साध्यम, इसका समास विग्रह होगा अल्प व्ययस्य साध्यम। तो इस प्रकार समास विग्रह हो गया। प्रश्न 5 है ग्राम्य जीवनम नामक पाठ के अंतर्गत आए संधि युक्त शब्दों का विच्छेद कर नाम लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि इस पाठ में जो भी संधि युक्त शब्द हैं उनका संधि विच्छेद करना है, कम से कम 5 शब्दों का। तो चलिए देख लेते हैं। पहला शब्द है धान्यादिकम, इसका संधि विच्छेद होगा धान्य धन आदिकम, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द है वायु जलादिनी,
इसका संधि विच्छेद होगा वायु जल धन आदिनी, यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तीसरा शब्द है वैज्ञानिकोपकरणानाम, इसका संधि विच्छेद होगा वैज्ञानिक धन उपकरणानाम, यहाँ पे गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। चौथा शब्द है अत्यंतोपयोगिनी, इसका संधि विच्छेद होगा अत्यंत धन उपयोगिनी, यहाँ पे गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। पांचवा शब्द है मनोरंजनम, इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन रंजनम, यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपका प्रश्न 6 है, कृषि वाला अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप यानी कि कारक रचना तीनों वचनों और सभी व्यक्तियों में लिखिए। तो देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे कारक रचना करना है तो हमको टेबल बनानी पड़ेगी, है ना, मतलब एक सारणी बनानी पड़ेगी। इस सारणी में हमको रखना है 4 कॉलम रखना है। पहले कॉलम में आप लिखेंगे विभक्ति, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक वचन, तीसरे में लिखेंगे द्विवचन और चौथे में लिखेंगे बहुवचन। विभक्ति जो है आपकी प्रथमा से लेके संबोधन तक होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसमें प्रथमा व्यक्ति में एक वचन में लिखेंगे कृषि वलः, द्विवचन में कृषि वलौ, बहुवचन में कृषि वलः। द्वितीय व्यक्ति में कृषि वलम, कृषि वलौ, कृषि वलात्। तृतीय विभक्ति में कृषि वलेन, कृषि वलाभ्याम, कृषि वलेः। चतुर्थी व्यक्ति में कृषि वलाय, कृषि वलाभ्याम, कृषि वलेभ्यः। पंचमी विभक्ति में कृषि वलात्, कृषि वलाभ्याम, कृषि वलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में कृषि वलस्य, कृषि वलयोः और कृषि वलानाम। सप्तमी विभक्ति में कृषि वले, कृषि वल्योः और कृषि वलेषु। संबोधन में लिखेंगे हे कृषि वल, हे कृषि वलौ और हे कृषि वलः। तो बच्चों इस प्रकार से कृषि वलः शब्द जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके रूप चलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।